दोस्तों वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और इस मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है। वैसे तो हमने पहले ब्लैक होल्स की कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं खींची थी, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी तस्वीरें नहीं थी ब्लैक होल्स की। बस हम इमेजिन करते थे कि अगर ब्लैक होल होगा तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अमेजिंग होगा। लेकिन अब हमें उन ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ पता है, जैसे कि वो ब्लैक होल सभी गैलेक्सी, स्टार, सोलर सिस्टम को एक साथ बांध के रखे हुए है। भले ही वो ब्लैक होल इन्फिनाइट सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है, जैसे कि वो हमारे सोलर सिस्टम को पता नहीं कब निगल ले। वैसे तो पहले के साइंटिस्ट हमें यूनिवर्स को लेकर कुछ हाइपोथेटिकल सी बात बताया करते थे टेक्नोलॉजी न होने की वजह से, लेकिन आज के साइंटिस्ट उन सवालों के लॉजिकल जवाब दिया करते हैं टेक्नोलॉजी होने की वजह से। और वो सवाल जैसे कि हमारी गैलेक्सी काम कैसे करती है, ब्लैक होल कितना खतरनाक हो सकता है, या फिर हमें इस ब्रह्मांड के बारे में 1% भी नहीं पता। दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है 1980 से, जब एस्ट्रोनॉमर्स की दो टीम तारों की गतिविधि को ट्रैक कर रहे थे और कोई ऐसा वैसा तारा नहीं था, वो तारा मिस्टीरियस रेडियो वेव्स के पास होने का फील हुआ साइंटिस्टों को। उन्होंने पाया कि वो स्टार किसी ब्लैक ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहे थे और उनकी स्पीड लाइट की स्पीड की 1/3 थी। जब साइंटिस्टों ने उन स्टार्स की गतिविधि का मूल्यांकन किया तो उन्होंने पाया कि वो डार्क ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक ब्लैक होल है, जिसका मास सूरज के मास से 4 मिलियन टाइम ज्यादा था। और वो ब्लैक होल कहीं और नहीं बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में था। और इस डिस्कवरी के लिए रेनहार्ड गीजल और एंड्रिया गेट्स को नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में बस वही एक ब्लैक होल नहीं है जो कि साइंटिस्टों ने खोजा, बल्कि 500 से 1 बिलियन ब्लैक होल होने का दावा किया जाता है, जिसे स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट ने भी प्रूव किया है। और इस इंस्टीट्यूट ने ये भी बताया कि हर 1000 स्टार्स में से एक स्टार इतना बड़ा होता है कि वो एक ब्लैक होल बनने की कैपेबिलिटी रखता है। हाँ, तो मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में सच में इतने सारे ब्लैक होल्स हैं तो पूरे स्टार सोलर सिस्टम को खा क्यों नहीं जाते, मतलब पूरी गैलेक्सी को ही क्यों नहीं खत्म कर देते। वेल तो इसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा इस वीडियो के आगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ब्लैक होल हमें नहीं दिखाई देता, तो वो क्यों नहीं दिखाई देता हमें, ये भी एक सवाल है। क्योंकि अगर वो हमें दिखाई नहीं देता तो हम उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं। वेल तो देखो, ब्लैक होल इतना बड़ा दानव है कि वो अपने अंदर सभी चीजों को समा लेता है, जिसमें लाइट भी आती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि हम उसी चीज को देख सकते हैं जिसपे लाइट पड़ने के बाद वापस से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आए, लेकिन ब्लैक होल तो लाइट को ही ऑब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे पास आ ही नहीं पाती, जिसकी वजह से हम ब्लैक होल को देख ही नहीं पाते। तो अगर ऐसा है ब्लैक होल को हम देख नहीं सकते, तो अभी रिसेंटली नासा ने अपने जेम्स वेब टेलीस्कोप से सैजिटेरियस ब्लैक होल की फोटो कैसे ली। एक फेयर क्वेश्चन तो ये भी बनता है। वेल तो अगर ब्लैक होल की बनावट को ध्यान में रखकर इस तस्वीर को देखे तो जो कि अभी नासा ने ली थी अपने जेम्स वेब टेलीस्कोप से, तो ये है हॉट प्लाज्मा जो कि ब्लैक होल के अराउंड तैर रहा है और उसके बीच में है ब्लैक होल का इवेंट होराइजन की परछाई। और अब ये ब्लैक होल हमें तस्वीर में इसी तरह की क्यों दिखाई देती है, इसे एग्जाम्पल के साथ समझो। मान लो ये ब्लैक होल का इवेंट होराइजन है, अगर ये होराइजन हमेशा से इतना ही रहे तो हम इसे कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इसमें लाइट जाके वापस नहीं आती और ये होराइजन स्पेस के अंधेरे की वजह से भी हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि ब्लैक में ब्लैक मिल जाने की वजह से वो इनविजिबल हो जाती है। इसे आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। लेकिन अब हमें इवेंट होराइजन दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ एक्रीशन डिस्क की वजह से। एक्रीशन डिस्क में डस्ट और गैसेस बहुत ही ज्यादा मात्रा में घूमते रहते हैं और वो भी एकदम हॉट टेम्परेचर में, मतलब इतना ज्यादा गर्म कि सूरज की गर्मी भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। और इसी एक्रीशन डिस्क से इवेंट होराइजन अपना गुजर बसर करते हैं, क्योंकि इन डिस्क में इतना सारा मैटर होता है कि ब्लैक होल अपना पेट इसी से भरते हैं और साइज में भी बड़े होते रहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक अजीब सी बात बता दूं कि एक्रीशन डिस्क कभी भी इवेंट होराइजन के अंदर नहीं जाता, वो शुरुआत से लेकर एंड तक वैसा का वैसा ही रहता है। वो इसलिए क्योंकि एक्रीशन डिस्क के अंदर 2 ऑर्बिट होते हैं, एक ऑर्बिट बाहर होता है और एक ऑर्बिट अंदर होता है। जब तक कोई ऑब्जेक्ट एक्रीशन डिस्क के बाहर वाले ऑर्बिट में होता है तब सब कुछ सही है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट गलती से अंदर वाले ऑर्बिट में चला गया तो उसे इवेंट होराइजन खा जाएगा, मतलब उसका खात्मा तय है। तो ये था दोस्तों ब्लैक होल के बारे में एक छोटी सी समरी, जिसमें आप समझ गए होंगे कि ब्लैक होल किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसकी बनावट है और कितना खतरनाक हो सकता है। अब आगे बात करते हैं कि साइंटिस्ट इसकी फोटो कैसे लेते हैं, क्योंकि ब्लैक होल्स का फोटो लेना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है साइंटिस्टों के लिए। तो देखो, जब ये ब्लैक होल्स के एक्रीशन डिस्क रेडियो वेव छोड़ते हैं तब वो वेव चारों डायरेक्शन में फैल जाते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी इन ब्लैक होल से काफी दूर है, जिसकी वजह से ये रेडियो वेव्स पृथ्वी तक आते आते पैरेलल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ब्लेन वेव्स कहा जाता है। और अब ये हमारे रेडियो टेलीस्कोप कुछ इस तरह से मोशन करते रहते हैं। जब ब्लैक होल से आती रेडियो वेव्स इन टेलीस्कोप से टकराते हैं तो इन सभी रेडियो वेव्स के टकराने का टाइम इंटरवल सेम होता है। ऐसे में हमें ब्लैक होल की अच्छी इमेज मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हमारे रेडियो टेलीस्कोप इन ब्लैक होल्स की तरफ पॉइंट नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे में ब्लैक होल्स की रेडियो वेव्स हमारे टेलीस्कोप की वेव सोर्स पर एक साथ नहीं पड़ पाती हैं, जिससे इमेज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं आती। इसलिए हमें बैक एंड फोर्थ मोशन करते हुए इन्हीं टेलीस्कोप से काम चलाना पड़ता है। इसलिए ब्लैक होल का एक अच्छा इमेज क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। यही रीजन है कि ये मेथड ज्यादा
कारगर नहीं हो पाता। वेल तो इसलिए हमारे इंटेलिजेंस साइंटिस्टों ने अपना दिमाग लगाया कि हमें नहीं पता कि ब्लैक होल्स की रेडियो वेव्स किस डायरेक्शन से आएगी, इसलिए उन्होंने पूरी पृथ्वी पर ही ऐसे वेव टेलीस्कोप बिछा दिए जिससे हमारे साइंटिस्टों को हर डायरेक्शन की रेडियो वेव्स मिल सके। और इस पूरे सिस्टम को कहा गया इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसी टेक्नोलॉजी से साइंटिस्टों ने M87 ब्लैक होल की खोज की थी, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था 2 साइंटिस्टों वाला। और अभी रिसेंटली नासा ने सैजिटेरियस ए ब्लैक होल की इमेज इसी टेक्नोलॉजी से ली थी। वेल तो बात करते हैं नासा ने सैजिटेरियस ए ब्लैक होल की इमेज कैसे ली। तो देखो नासा ने क्या किया कि सभी टेलीस्कोप को एक साथ उस ब्लैक होल के डायरेक्शन में एक साथ अलाइन कर दिया, जिससे सभी टेलीस्कोप ब्लैक होल से आने वाले वेव सिग्नल को एक साथ कैप्चर करने लग गए। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लो हमारे पास एक इवेंट होराइजन का टेलीस्कोप है, वो टेलीस्कोप क्या करेगा कि रेडियो वेव्स को कैप्चर करने के बाद वो अपने रिसीवर के पास ट्रांसफर कर देता है। और अगर पूरी दुनिया में इतने सारे टेलीस्कोप लगे हुए हैं तो उनके लिए एक सिंगल रिसीवर बनाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर वही बात आ जाती है कि साइंटिस्टों ने सभी टेलीस्कोप के सिग्नल से एक सिंगल इमेज कैसे बना डाली। वेल तो दोस्तों इनमें से सभी टेलीस्कोप जो भी सिग्नल को कैप्चर करते हैं वो उसके इन्फॉर्मेशन को उसके टाइम के साथ सेव करते जाते हैं। अब इन सारे डेटा के स्टोरेज को एक हार्ड ड्राइव में फिट करके एक मेन लोकेशन पे ले जाया जाता है। अब यहाँ पर उन डेटा को एनालाइज करके एक सुपर इम्पोज किया जाता है, जिससे हमारे पास ब्लैक होल की अच्छी क्वालिटी की इमेज निकल के आती है। और दोस्तों ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिसे करने में पसीने छूट जाते हैं। और उन ब्लैक होल के इमेज को किस तरह से इम्पोज किया जाता है ये भी बहुत मुश्किल काम है। इसे मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। आगे साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी से और भी ऑपरेशन को जारी रखे हुए, जो कि वो इन फ्यूचर में आके हमें और भी इंफॉर्मेशन देंगे ब्लैक होल्स के बारे में। क्योंकि हम इंसानों को जितनी ग्रेविटी की जरूरत है पृथ्वी पर रहने के लिए, पृथ्वी पर खड़े होने के लिए, उतनी ही हमारे यूनिवर्स को भी एक ब्लैक होल की जरूरत है। आज हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसके अराउंड सभी स्टार्स, प्लैनेट, एस्टेरॉयड, कॉमेट और जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ब्लैक होल्स खुदा ना खास्ता नहीं होते तो हमारे सारे यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष के अंधेरे में कहीं गुम हो जाते, या फिर एक दूसरे की ग्रेविटेशन की वजह से ही एक दूसरे से टकरा रहे होते। मतलब ये कि ब्लैक होल्स का ना होना हमारा और आपका ना होना। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीज बनी है किसी न किसी मकसद के लिए बनी है। तो आप लोगों का क्या सोचना है ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को लेकर, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए धन्यवाद। सो टिल देन बाय।